सो हेलो एवरीवन, प्रेशर चैप्टर 2 फोर्स एंड प्रेशर का हम लोग टेस्ट और कंसेप्ट करने जा रहे हैं, जिसमें VSA TQ टाइप वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन लगभग 30 क्वेश्चन है। इसमें इनको करेंगे। फंडामेंटल है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरी तो हो चुका था इनका 2 पार्ट में, नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके उनका प्लेलिस्ट देख सकते हो। सो डायरेक्शन फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5 फिल इन द ब्लैंक्स, फिर उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स MCQ, फिर फिल इन द ब्लैंक्स, फिर MCQ। इस तरह से अप्रोच है इसमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में। तो स्टार्ट करते हैं। इफ द स्प्रिंग बैलेंस ग्रेडेड इन ग्रेविटेशनल यूनिट CGS shows 20 as the reading, then mass of the body is। तो ऑफकोर्स CGS में जब रीडिंग दे रहा है और कितना रीडिंग है, कोई भी स्प्रिंग बैलेंस में अगर CGS सिस्टम है, अमूमन CGS नहीं रहता है, SI में ही वहाँ काम चलता है। लेकिन स्प्रिंग बैलेंस में CGS अगर शो कर रहा है 20, इसका मतलब और जरूर क्या है 20 ग्राम, उस क्या है ग्राम वेट है उसका, उस बॉडी का 20 ग्राम वेट है। जैसे हम लोग स्टैंडर्ड जब यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस और मान लो उसमें 5 रीडिंग देता है, ठीक है, इसका मतलब वो जो बॉडी है ना वो 5 kg का है, ऐसा बोलते हैं ना। कभी स्प्रिंग बैलेंस अगर तुम घर में हुआ या दुकान में कहीं पर, तो आप देखना 5 रीडिंग होता है, इसका मतलब 5 kg, 6 मतलब 6 kg। लेकिन CGS में अगर कोई स्प्रिंग बैलेंस है और 20 रीडिंग शो कर रहा है, इसका मतलब उसका वेट कितना है 20 ग्राम। तो 20 ग्राम है, लेकिन यहाँ kg में पूछा है, तो 20 ग्राम को आप क्या करोगे, 20 ग्राम को आप क्या करोगे kg में कन्वर्ट करोगे, तो 20/1000, ठीक है, तो 0.02। तो यहाँ पर 0.02 आप क्या हो जाएगा kg आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन नंबर, द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ ए ट्री अपीयर्स टू बी डैश व्हेन ए पैसेंजर ऑब्जर्व्स इट फ्रॉम मूविंग ट्रेन। तो जब आप किसी ट्रेन में ट्रैवल करते हो और सामने कोई भी ट्री है आपके ट्रैक के अगल बगल जो भी हो, तो आप देखते हो कि ट्री क्या है अपोजिट दिशा में मूव कर रही है, आपसे अपोजिट दिशा में आपके अपोजिट चल रही है। ये रिलेटिविटी का क्वेश्चन है, ये तो पहले चैप्टर से ही रिलेटेड है। मैगलेव ट्रेन्स वर्क बेस्ड ऑन, ठीक है, तो मैगलेव का मतलब क्या होता है मैग्नेटिक लेविटेशन, ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन, LEVITATION, ठीक है, मैग्नेटिक लेविटेशन, इसी का शॉर्ट फॉर्म मैगलेव। मैग्नेटिक से MEG लिया है और लेविटेशन से LEV लिया है। मैगलेव ट्रेन जो होते हैं ना, जब वे स्टेशन से जब वे स्टार्ट होते हैं तो उनमें व्हील्स होते हैं, लेकिन जैसे जैसे स्पीड पकड़ते जाता है ट्रेन का, तो व्हील्स अपने आप ऑटोमेटिकली ऊपर चल जाते हैं। मतलब वे अंदर सिस्टम एक रहता है और बिना व्हील्स के ही, ठीक है, ट्रेन जो है मैगलेव ट्रेन वो पटरी से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, 3-4 फीट जो भी हो ऊपर तैरते रहती है और वो बहुत स्पीड से चलती है। इसी को बुलेट ट्रेन भी कहते हैं, ठीक है। उस बुलेट ट्रेन में व्हील्स नहीं होती, जब वे हाई स्पीड में जब वे स्पीड पकड़ लेती हैं तो उनमें व्हील्स नहीं रहती। वे व्हील्स को अपने अंदर एक सिस्टम रहता है, वे अंदर चली जाती हैं और ये फ्लोट करते रहते हैं। अभी इंडिया में कोई मैगलेव ट्रेन नहीं है, लेकिन जापान में जो बुलेट ट्रेन है जिनको शिंकानसेन कहते हैं उन्हें वहाँ के, और बुलेट ट्रेन करीब कम से कम आपका 600-700 इस तरह का किलोमीटर पर आवर का स्पीड क्या कर सकता है, कैप्चर कर पकड़ सकता है। तो मैगलेव ट्रेन वर्क्स बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख लेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें चैप्टर में नहीं था, चैप्टर से अलग क्वेश्चन था थोड़ा सा ही। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये सब तो बाद में जानना, बस जान जाओ। द कॉन्टैक्ट फोर्स एक्टिंग ऑन ए ड्रॉप बॉडी इज, तो किसी ड्रॉप्ड बॉडी, ठीक है, कोई बॉडी है उसको मैंने ड्रॉप कर दिया और अब वो एयर में है कोई बॉडी, तो कॉन्टैक्ट फोर्स होने के लिए कम से कम 2 ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है, तभी कॉन्टैक्ट में रहेंगे ना। लेकिन यहाँ तो बॉडी एयर में है और ये नीचे की ओर मूव कर रही है। ऑफकोर्स नीचे की ओर जाएगी, क्यों, क्योंकि नीचे इसका एक्सेलरेशन कितना है E=G, तो जिधर एक्सेलरेशन है उधर ये मूव कर रही है। तो इस समय तो किसी के कॉन्टैक्ट में नहीं, यहाँ आसपास एयर है लेकिन एयर को नेग्लेक्ट करेंगे। यहाँ लिखना चाहिए था कि नेग्लेक्ट द एयर रेजिस्टेंस, तो हम नेग्लेक्ट करते हैं, तो बॉडी क्या है नीचे जा रही है, तो कॉन्टैक्ट में तो कोई नहीं है अब, इसका मतलब कॉन्टैक्ट फोर्स क्या होगा 0 होगा, ठीक है। 1 न्यूटन इज द वेट एक्टिंग ऑन द मास ऑफ, तो 1 न्यूटन क्या होता है, तो फोर्स इज क्या होता है, यहां पर लिखता हूं, फोर्स क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर 1 न्यूटन वेट है तो 1 न्यूटन वेट कितना होता है, 1 न्यूटन वेट वह फोर्स होता है जो 1 kg के मास को क्या करे 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या करे एक्सेलरेट कर दे,
ठीक है, तो इसलिए 1 kg। 1 न्यूटन इज द वेट एक्टिंग ऑन द मास ऑफ 1 न्यूटन इज द वेट, एक मिनट, 1 न्यूटन इज द वेट एक्टिंग ऑन द मास ऑफ, एक मिनट में ये क्वेश्चन में दूसरा समझ लिया, ये है दूसरा चीज, ठीक है सॉरी, एक मिनट। वन न्यूटन इज द वेट एक्टिंग ऑन द मास ऑफ, तो जब बॉडी 1 kg का होता है तो उस पर कितना वेट लगता है 10 न्यूटन, क्यों, क्योंकि mg 1 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक kg का जब कोई बॉडी होता है मास उसका, तो उस पर कितना वेट लगता है 10 न्यूटन का, लेकिन इस बॉडी पे केवल 1 न्यूटन लग रहा है। ओके, इस बॉडी पे केवल 1 न्यूटन लग रहा है, इसका मतलब जरूर इस बॉडी का मास कितना होगा 0.1 kg। ठीक है, आप दोनों तरफ डिवाइड भी कर लो 10 से, ओके, आप दोनों तरफ 10 से डिवाइड करोगे 10 से, तो क्या होगा 0.1 kg मास पर कितना का वेट लगेगा 1 न्यूटन का वेट लगेगा। ठीक है, ओके, अगर यहाँ 10 न्यूटन देता कि 10 न्यूटन इज द वेट एक्टिंग ऑन द मास ऑफ, तब 1 kg होता। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन अ बॉडी फ्रॉम ए वेरी फार डिस्टेंस। तो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए दो चार्जों को तो बहुत नजदीक होना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि एक चार्ज आपके घर में है एक चार्ज स्कूल में है तो फोर्स लग जाएगा, ऐसा तो नहीं ना है, तो वेरी फार डिस्टेंस पे तो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लगेगा, तो ये तो नहीं होगा। मैग्नेटिक फोर्स, इसके लिए भी बहुत ज्यादा दूरी नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स अगर आपका यहाँ मैग्नेट है और रोड पर कहीं रखा हुआ है कोई स्टील या कुछ, तो वहां से भी आप देख सकते हो कि उसको तो अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, तो वेरी फार तो ये नहीं कर पाएगा। डी, विच इज द फॉलोइंग एक्ट्स ऑन बॉडी फ्रॉम वेरी फार डिस्टेंस। फ्रिक्शन फोर्स तो हो ही नहीं सकता, सबसे पहले तो इसी को एलिमिनेट करो, क्यों, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स है, कम से कम इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स तो है, लेकिन वेरी फार से इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स नहीं कर पाएंगे। हाँ, फ्रिक्शनल फोर्स के लिए तो कॉन्टैक्ट चाहिए, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं, इसके लिए तो कम से कम कॉन्टैक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स तो कम से कम कॉन्टैक्ट नहीं भी रहे, थोड़ी दूरी पर क्या होता है ये फोर्स लगते हैं बिना कॉन्टैक्ट के भी, और मैग्नेटिक फोर्स ये भी थोड़ी दूरी पर है ना, वेरी फार पर नहीं, बिना कॉन्टैक्ट के फोर्स लगते हैं। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो बहुत फार डिस्टेंस पे भी लगता है। फॉर एग्जांपल अर्थ को देखो आप, अर्थ हो गया, ये मून हो गया, तो देखो तो दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो लग रहा है, तभी तो मून जो है अर्थ को क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है ना। ठीक है, इतना फार 3,84,000 किलोमीटर दूर है ना मून अर्थ से, तो और दोनों कांटेक्ट में भी नहीं है, अर्थ और मून दोनों कांटेक्ट में है क्या, नहीं ना है, कांटेक्ट में है ही नहीं, फिर भी, और इतनी दूरी है फिर भी ये कौन सा फोर्स लग रहा है, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स भी है। तो क्वेश्चन 6 का क्या हो गया, ऑप्शन सी। 7, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दिस इज नॉट ए यूनिट ऑफ फोर्स। तो न्यूटन तो है यूनिट ऑफ फोर्स, किलोग्राम फोर्स भी है। ये किलोग्राम फोर्स क्या होता है, 1 kg का जो वेट है वो जितना फोर्स एक्सर्ट करेगा ना, ये 1 किलोग्राम फोर्स में कितना न्यूटन होता है, 10 न्यूटन होता है। 1 किलो का जो मास है वो जितना वेट उसका होगा या जितना फोर्स एक्सर्ट कर सकता है वो मैक्सिमम 10 न्यूटन ही, तो वो 10 न्यूटन करेगा ना, तो ये भी तो फोर्स का क्या हो गया, यूनिट हो, ग्राम वेट। 1 ग्राम का बॉडी का जितना वेट होता है उसी को ग्राम वेट कहते हैं ना। तो ये तीनों तो है ही, तो नोट क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, ये तीनों है, तो इसमें से ऐसा कोई नहीं है जिसका यूनिट फोर्स नहीं है। इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन मासेस, 2 मासेस के बीच में तो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, 2 मैग्नेट्स के बीच में मैग्नेटिक फोर्स होता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट करता है, 2 बॉडीज के बीच में नहीं, है ना। 2 बॉडीज के बीच में क्या, कैसा बॉडी है वो, है ना, चार्ज बॉडी है या मैग्नेटिक बॉडी, कैसा है ये, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन सही होगा, दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फोर्स एग्जिस्ट होगा। 9, चूज एन एग्जाम्पल फ्रॉम द फॉलोइंग वेयर एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एग्जिस्ट। अब बुक प्लेस ऑन अ टेबल, देखो ये थोड़ा सा जो है ना, आप हायर क्लास में जाओगे ना तो आपको पता चलेगा कि ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में ये बहुत सिंपल लग रहा है लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। बुक प्लेस ऑन अ टेबल, जो mg लगता है फिर टेबल नॉर्मल लगाती है बुक पर, वो इतना आसान नहीं है, उस पर कुछ और भी कंसेप्ट हैं, लेकिन इस लेवल के लिए, क्लास 6 तक के लिए हम लोग यही देखेंगे कि ठीक है यहाँ एक्शन रिएक्शन लग रहा है क्योंकि ये टेबल है, ओके, और इस पर एक बुक रखा हुआ है, तो ये जो बुक है, ये बुक रखा हुआ है, तो बुक का नीचे mg है और सेंटर ऑफ मास नहीं, ऊपर ये जो टेबल है ये क्या करेगी, नॉर्मल लगाएगी, और सिंस ये रेस्ट में है तो ऑल फोर्स क्या होंगे, बैलेंस होंगे। वर्टिकली रेस्ट में है, इसका मतलब n इक्वल टू क्या होगा, mg होगा।
तो मतलब ये तो एक्शन रिएक्शन पेयर हुआ। अ पर्सन वॉकिंग ऑन द, ऑफ कोर्स यहाँ एक्शन रिएक्शन है। और 1 kg मास सस्पेंडेड टू द स्प्रिंग बैलेंस, ये भी एक्शन है, क्योंकि 1 kg का मास नीचे 10 न्यूटन लग रहा है, लेकिन इस मास को ऊपर कौन है, स्प्रिंग बैलेंस है ना, स्प्रिंग बैलेंस क्या किए हुए, बैलेंस किए हुए, तो ऊपर भी क्या करेगा, 10 न्यूटन लग रहा होगा, है ना, तभी तो ये रुका हुआ है स्प्रिंग बैलेंस में ना। तो एक्शन रिएक्शन तो इसमें मिलेगा, तो ऑल ऑफ द अबव 9 का। चूज द इनकरेक्ट वन फ्रॉम द फॉलोइंग। Electrical forces can be attractive or repulsive in the nature and they are short range forces। बिल्कुल सही, शॉर्ट रेंज फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर एंड, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है, जबकि इलेक्ट्रिकल फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकता है, रिपल्सिव भी हो सकता है। ओके, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए। ग्रेविटेशनल फोर्स आर अट्रैक्टिव इन नेचर एंड दे आर लॉन्ग रेंज फोर्सेस, ये भी सही है, लेकिन हमें सही नहीं, हमें गलत चुनना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो इनकरेक्ट वन, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ध्यान से पढ़ना चाहिए। मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट विथ ए सिंगल मैग्नेटिक पोल, ये गलत लग रहा है हमको, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स कैनॉट एग्जिस्ट विथ ए सिंगल मैग्नेटिक पोल्स में भी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। द एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इज यूज्ड टू प्रोड्यूस नेसेसरी फोर्स विच रन अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट, बिल्कुल सही। डैम में भी तो यही होता है ना, वाटर को स्टोर करते हैं, फिर वो हाई स्पीड से ऊपर से नीचे आती है, तो अपनी उसकी पोटेंशियल एनर्जी है, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, उसकी काइनेटिक एनर्जी किस में बदलते हैं हम लोग, उसको वहाँ डायनेमो रहता है, फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, तो ये भी सही है। तो तीसरा ऑप्शन हमारा क्या हो गया, सही हो गया। क्यों? क्योंकि तीसरा ऑप्शन गलत है, इसलिए सही हो गया। चलो 10 का हो गया सी। स्टैटिक फोर्स फ्रिक्शन इज ए सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, बहुत बार बताया था इसको पिछले क्लास में भी, और बहुत इंपॉर्टेंट ये कंसेप्ट है, बहुत बार इनकाउंटर होगा हायर क्लासेस में भी। स्टैटिक फोर्स मतलब बॉडी जब रुका हुआ है और आप उसको, मान लो किसी बॉडी को यहाँ पर टोटल स्टैटिक फोर्स कितना है, मान लो 10 न्यूटन तक लग सकता है स्टैटिक फोर्स, है ना। स्टैटिक फोर्स मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा होता है, स्टैटिक फोर्स, ठीक है। उससे कम आपका स्लाइडिंग फोर्स, और सबसे कम रोलिंग, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और सबसे कम रोलिंग फ्रिक्शन, पढ़ा था ना। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम होता है। मान लो इस बॉडी को मूव करने के लिए मैक्सिमम कम से कम 10 न्यूटन, स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, 10 न्यूटन, और मान लो मैं 5 न्यूटन लगा रहा हूं, तो क्या 10 न्यूटन इधर लग रहा होगा? नहीं। ऐसा कभी हुआ है कि आप किसी चीज को खींचने गए हो और किसी बक्से को, और बक्से ने आपको खींच लिया? क्यों? क्योंकि देखो तो इधर 10 न्यूटन अगर लग जाएगा तो फ्रिक्शन ही 10 न्यूटन लगा दे रहा है, तो आप खींच, इधर नेट कितना हो गया, 5 न्यूटन, 10 माइनस 5 न्यूटन। ऐसा कभी नहीं होता। तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, ये अपने आप को हमेशा एडजस्ट करता है। तो मान लो स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम 10 न्यूटन लगेगा, और आप 5 न्यूटन से इस ब्लॉक को ईस्ट की तरफ खींच रहे हो, तो इधर भी 5 न्यूटन ही रहेगा। लेकिन अब देखो, अब मैं इसको क्या कर रहा हूं, अब मैं 8 न्यूटन का फोर्स लगा रहा हूं, तो क्या लगता है अभी भी ये 5 न्यूटन होगा पीछे? नहीं, मैक्सिमम 10 तक जा सकता है ना इस केस में स्टैटिक फ्रिक्शन 10 न्यूटन है, तो ये भी पीछे 8 न्यूटन लगाएगा, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ 10 से थोड़ा ज्यादा किया, ये ब्लॉक क्या होगा, मान लो आपने 11 न्यूटन लगाया, 11 न्यूटन लगाया, तो क्या ये भी 11 न्यूटन लगाएगा? नहीं, एक सीमा होती है ना फ्रिक्शनल फोर्स की। तो यहाँ पर, एक मिनट, यहाँ पर क्या करोगे, 11 न्यूटन लगाओगे, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, यहाँ पर 10 न्यूटन ही लगेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन 10 ही न्यूटन है। तो इसलिए ईस्ट की तरफ टोटल नेट फोर्स कितना हो गया, 11 न्यूटन, 11 न्यूटन माइनस 10 न्यूटन यानी कि 1 न्यूटन, यानी कि टोटल फोर्स ईस्ट की तरफ 1 न्यूटन हो गया। नेट फोर्स उसको बोलते हैं, टोटल नहीं, नेट फोर्स, ठीक है। तो नेट फोर्स 1 न्यूटन हो गया, इसलिए इस बॉडी पर 1 न्यूटन का फोर्स नेट लग रहा है, इसलिए बॉडी चलना स्टार्ट कर देगी उस समय। तो स्टैटिक फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा। एयर फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस बाय स्ट्रीमलाइन शेप ना, स्ट्रीमलाइनिंग है ना, स्ट्रीमलाइनिंग लिख लो, स्ट्रीमलाइनिंग। मछली के आकार का जो होती है ना, वो सब हवाई जहाज क्यों वैसा शेप होता है, स्ट्रीमलाइनिंग, ताकि एयर फ्रिक्शन को कम किया जा सके ना। जितना फ्रिक्शन कम करेगा, फ्यूल उतना कम लगेगा, और आसानी से वो हवा में ट्रेवल कर पाएगा ना। फ्रिक्शन बिटवीन टू हाईली स्मूथ सरफेसेस इज हाई। मुझे इसका बताना क्यों दो हाईली स्मूथ सरफेसेस के बीच में फ्रिक्शन हाई होता है? लगता तो है कि लो होना चाहिए, लेकिन हाई क्यों है? अब इसको खोजना खुद से, ठीक है। फ्रिक्शन कम्स इनटू एक्शन व्हेन देयर इज कॉन्टैक्ट बिटवीन टू फोर्सेस, और क्या, ठीक है, कॉन्टैक्ट, क्योंकि फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस है। फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स पैरेलल टू द सरफेस,
ठीक है, पैरेलल है ना, परपेंडिकुलर नहीं लगेगा। जैसे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, जब किसी कोई बुक टेबल पर रखा रहता है तो बुक का mg नीचे लगता है और बुक टेबल क्या है, एक नॉर्मल फोर्स लगाती है, तो वो जो नॉर्मल फोर्स लगता है वो सरफेस के क्या होता है 90 डिग्री बनाता है, इसलिए उसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। लेकिन फ्रिक्शन कभी भी सरफेस के परपेंडिकुलर नहीं लगता है, वो हमेशा सरफेस के पैरेलल लगता है। देखते हो ये बॉडी है, तो ये जब मैंने इसको इधर की ओर मूव करना चाहा तो फ्रिक्शन पीछे लगेगी, क्योंकि फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। याद रखना, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजेस द रिलेटिव मोशन। ये आपका बेस तैयार हो रहा है फ्रिक्शन के लिए, ठीक है। तो फ्रिक्शन के बारे में कई सारे बातें हमने अभी पढ़ी। 16 क्वेश्चन नंबर, अ चाइल्ड इज ट्राइंग टू ड्रैग वाटर टिन, ठीक है, बट फेल्स बिकॉज अप्लाइड फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। हो सकता है वो बच्चा है तो उसमें उतना फोर्स लगाने की उतनी भी ताकत नहीं है, तो हो सकता है कि अप्लाइड फोर्स इज नॉट सफिशिएंट। सेकंड, अप्लाइड फोर्स इज कैंसिल बाय फ्रिक्शन फोर्स। हाँ, हो सकता है कि जितना फोर्स लगा रहा है उतना ही फ्रिक्शन है, क्योंकि फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन एक सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। तो जितना अगर वो स्टैटिक फोर्स से फ्रिक्शन से कम फोर्स लगा रहा है चाइल्ड, तो क्या होगा, वो चल पाएगा वाटर टिन? नहीं चल पाएगा। तो ये दोनों क्या हो सकते हैं, दोनों पॉसिबल हो सकते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही होगा। सी क्यों नहीं, स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन अगर सफिशिएंट नहीं है तो वाटर टिन को चल देना चाहिए था, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन काफी सफिशिएंट है, इसीलिए वो एडजस्ट करते जा रहा है, और इसलिए जो चाइल्ड है वो वाटर टिन को मूव नहीं कर पा रहा है। बताया था अभी ना कि स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। 17 क्वेश्चन, which of the following is not possible? Sliding friction can be converted into rolling friction. Rolling friction increases with contact of area. स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैटिक फ्रिक्शन, ये नहीं हो सकता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू, जैसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, अगर मान लो कोई ब्लॉक है, ठीक है, अभी इसको मूव कर रहे तो इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है, जब ये चल रहा है तब, रुका हुआ नहीं, जब ये चल रहा है तब स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। सबसे शुरू में स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है, लेकिन एक बार जब ये चलने लगा तो इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन लगने लगता है, या फिर उसी को काइनेटिक फ्रिक्शन भी कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर इसी ब्लॉक में मैंने मान लो एक चक्का लगा दिया छोटा सा, अब क्या लगेगा, सरफेस के बीच में रोलिंग फ्रिक्शन लगेगा। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू रोलिंग फ्रिक्शन, ये सही बात है। रोलिंग फ्रिक्शन इंक्रीजेज विथ एरिया ऑफ कांटेक्ट, ये भी सही है, लेकिन तीसरा गलत है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन बी कन्वर्टेड इनटू स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो 17 का सी। 18, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन बी रिड्यूस्ड बाय, ठीक है, बॉल बेयरिंग साइकिल में जो यूज होता है उससे फ्रिक्शन को कम करने में यूज करते हैं। लुब्रिकेंट, ये भी सही है। स्मूथनिंग सरफेस, ये भी सही है, लेकिन ये पूछ रहा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस बाय, ये तीनों से तो रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन डी ऑप्शन सही है। क्यों? क्योंकि ये गलत है, क्योंकि हमसे पूछा है तो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस बाय इंक्रीजिंग द वेट ऑफ द बॉडी, क्योंकि अगर बॉडी का वेट ही इंक्रीज कर दोगे ना तो फ्रिक्शन और ज्यादा लगेगा ना, फिर उस बॉडी को पुल करने में या पुश करने में और ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। मान लो एक ब्लॉक है और एक ब्लॉक इतना बड़ा है, तो बताओ कि किस ब्लॉक को पुल करने में या पुश करने में ज्यादा मेहनत लगेगा। ज्यादा मेहनत क्यों लग रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन अपोज करेगा, तो ज्यादा फ्रिक्शन किस केस में लगेगा? इस केस में, नंबर 2 केस में, नंबर 1 में नहीं, ठीक है। तो इंक्रीजिंग वेट को इंक्रीज करने पर फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता है ना कि घटता है। तो 18 का ऑप्शन डी हो गया। 19 का फ्रिक्शनल फोर्स कॉज वेयर एंड टियर ऑफ ए मशीन, सही। एनर्जी लॉस इन द फॉर्म ऑफ हीट, सही। फ्रिक्शनल फोर्स कॉजेज मोशन इन बॉडी, कभी नहीं। मोशन इन बॉडी हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शनल फोर्स। डी ऑप्शन बोथ ए एंड बी, ये सही है, बोथ ऑप्शन ए एंड बी सही है। 20, रोहित स्टेप्ड ऑन ए बनाना पील व्हाइल वॉकिंग सो ही स्लिप्ड ऑफ, ओके। सो 20 का ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन अंडर हिज फुट, ये सही होगा, बाकी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बनाना पर जैसे ही पैर रखा तो वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है, बहुत कम है। पहले जब वो सरफेस पे चल रहा था तो वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज्यादा था, इसलिए वो स्लिप नहीं कर पा रहा था, लेकिन बनाना पील पर जैसे ही पैर गया तो वहाँ स्लाइडिंग फ्रिक्शन कम है, तो फ्रिक्शन कम है तो इसलिए वो क्या हो गया, स्लिप्ड ऑफ हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या था, ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन अंडर हिज फुट, नहीं ऐसा नहीं है, स्टैटिक फ्रिक्शन के एब्सेंस में। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन ऑफ बनाना पील, रोलिंग फ्रिक्शन यहाँ कहाँ से आ जाएगा। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन अंडर हिज फुट, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। लेस अमाउंट, ठीक है, लेस अमाउंट। द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड एरिया गिव्स फोर्स, क्योंकि प्रेशर इक्वल टू क्या होता है, फोर्स बाय एरिया होता है। फोर्स बाय एरिया लिखना उतना सही नहीं है, लिखना चाहिए परपेंडिकुलर फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। SI यूनिट ऑफ प्रेशर पास्कल, 1 ATM 10⁵ पास्कल। वैसे 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल ज्यादातर लिखते हैं, लेकिन अप्रोक्स में 10⁵ पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कितना होता है?
तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यही है ना। तो 1 न्यूटन को कितना लिखेंगे CGS में 10⁵ डाइन है, ठीक है। और मीटर स्क्वायर को क्या लिखेंगे, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि क्या हो जाएगा 10⁵ डाइन है अपॉन 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10⁵ है ऊपर और नीचे 10⁴ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो 10 हो जाएगा यहाँ, ठीक है, 10 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये सही ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ बस न्यूटन को डायने में और मीटर को है सेंटीमीटर में, लेकिन स्क्वायरिंग का ध्यान देना। तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा, तो नीचे 10⁴ हो जाएगा, ऊपर 10⁵, तो 10 डायने पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज डज नॉट हैव डायरेक्शन। ये अच्छा क्वेश्चन है। प्रेशर का डायरेक्शन नहीं होता है, जबकि प्रेशर इक्वल टू फोर्स बाय एरिया होता है, और फोर्स का डायरेक्शन होता है, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन प्रेशर वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। पता है इसका एक रीजन ये है कि फोर्स किधर लग रहा है, ये ज्यादा देखो। मान लो एक फोर्स इस सरफेस पे मान लो किसी एंगल पे लग रहा है 30 डिग्री पे, तो क्या इस फोर्स को हम प्रेशर में लेंगे, नहीं लेंगे। इस फोर्स के दो कंपोनेंट एक्सप्लिट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल की तरफ, एक वर्टिकल की तरफ। तो ये जो हॉरिजॉन्टल एफ इंच मान लो, और ये एफ वर्टिकल, ठीक है। पहले से फोर्स एफ लग रहा था, इसके दो कंपोनेंट एफ एच और एफ भी मैंने, तो जैसे दो कंपोनेंट तोड़े ये फोर्स, ये बेकार हो गया, ये हट गया, ठीक है। तो दो कंपोनेंट, तो ये जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है ना, ये केवल हम लोग लेंगे प्रेशर में। प्रेशर क्या लिखेंगे, एफ भी अपॉन, मान लो ये सरफेस का एरिया ए है, एफ भी अपॉन ए लिखेंगे, ठीक है, इसके लिए, ठीक है। पी इज इक्वल टू, यहाँ एफ बाई ए नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स है वो किसी एंगल पे आ रहा है, लेकिन हम हमेशा उस प्रेशर को लेते हैं, सॉरी उस फोर्स को लेते हैं जो उस एरिया पर क्या हो, नॉर्मल हो, परपेंडिकुलरली लग रहा हो, एग्जर्ट हो रहा हो परपेंडिकुलरली, ठीक है। तो परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, सरफेस और फोर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो यहाँ पर डिपेंड नहीं कर रहा कि फोर्स किधर लग रहा है। और भी इसके कई एक्सप्लेनेशन है कि प्रेशर क्यों एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके तो कुछ लोग बोलते हैं कि एरिया भी वेक्टर क्वांटिटी है और फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, तो वेक्टर वेक्टर कैंसिल हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये मेन एक कारण हो सकता है। तो 26 का ऑप्शन सी सही होगा। याद रखना, प्रेशर एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, स्केलर क्वांटिटी है। प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थ्रस्ट। फोर्स सबसे पहले तुम टिक करके आओगे, लेकिन फोर्स नहीं, थ्रस्ट। क्यों? क्योंकि प्रेशर सही में थ्रस्ट बाय एरिया ही होता है। थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स विच इज एक्टिंग पर, यहां लिख देता हूं, देखो हमेशा फोर्स विच इज एक्टिंग परपेंडिकुलरली, ठीक है, परपेंडिकुलरली, यहां ये परपेंडिकुलरली है, ठीक है, परपेंडिकुलरली टू द सरफेस इज कॉल्ड थ्रस्ट, ठीक है, थ्रस्ट। ऐसा फोर्स जो सरफेस का परपेंडिकुलर लग रहा हो उसे थ्रस्ट कहते हैं। इसलिए प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हम ज्यादा अच्छा से लिखेंगे थ्रस्ट से, फोर्स से नहीं। तो P इज इक्वल टू थ्रस्ट बाई एरिया, ठीक है, ज्यादा अच्छा ये रहता है। लेकिन सिंस ये सब इसलिए नहीं आप लोग जो अति पढ़ रहे हैं ना सवाल में, क्योंकि आप लोग के जब भी प्रॉब्लम दिया जाएगा न्यूमेरिकल, तो वो जो फोर्स होगा ना वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लग रहा होगा। इसलिए आप लोग थ्रस्ट लिखो या फोर्स लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है इस लेवल में, ठीक है। बाद में फर्क पड़ता है, क्योंकि बाद में तो अभी कोई एंगल पे फोर्स नहीं आएगा आपके केस में। आपके केस में फोर्स जो है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही लग रहा है, ठीक है, किसी सरफेस के परपेंडिकुलर ही लग रहा है। इसीलिए आप लोग फोर्स लिखो या थ्रस्ट लिखो, दोनों एक बात हो जा रही है। प्रॉब्लम में भी जो भी न्यूमेरिकल्स आएगा उसमें भी यही हाल होगा। इसलिए 27 का ऑप्शन बी देता है, ए नहीं देता है। तो शार्प एजेस 28 क्वेश्चन में शार्प एजेस कैन अप्लाई लेस प्रेशर देन ब्लंट एजेस। तो शार्प एजेस इसका मतलब एरिया बहुत कम है, ठीक है, शार्प एज का एरिया कम है, तो एरिया जब कम है तो प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो शार्प एजेस कैन अप्लाई, ठीक है, तो शार्प एजेस कैन अप्लाई मोर प्रेशर देन ब्लंट एजेस। ब्लंट मतलब घिसा हुआ, जिसको बोलते हैं कि मतलब कहने का मतलब जिसमें ज्यादा धार नहीं हो। शार्प मतलब धार होना, और ब्लंट मतलब जिसमें धार नहीं हो। तो शार्प एजेस वाले नाइफ से ही हम लोग सब्जी वगैरह काटते हैं, क्योंकि प्रेशर ज्यादा लगता है, क्योंकि एरिया कम है। लेकिन ब्लंट एजेस में एरिया ज्यादा हो जाता है, इसलिए प्रेशर कम हो जाता है।
29 क्वेश्चन नंबर, तो ऑप्शन सी सही है 28 का। 29 क्वेश्चन नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर कॉलम एग्जॉस्ट द हाईएस्ट प्रेशर ऑन द बॉटम लेवल। ऑफ कोर्स ये होगा 10 किलोमीटर। अगर 10 किलोमीटर जैसा जितना लंबा अगर वाटर हम लोग कंटेनर लेंगे और ये सभी कंटेनर का एरिया क्रॉस सेक्शन अगर सेम है, तो इसका मतलब किसका वॉल्यूम ज़्यादा होगा? इस वाले वाटर कंटेनर का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। देखो तो यहाँ तो मीटर में है, मिलीमीटर में है, तो मीटर में है, तो 5000 मीटर यानी कि यह 5 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो अभी भी ये 10 किलोमीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से ध्यान भी है। अगर यहाँ 10,000 मीटर हो जाता, यहाँ 12,000 मीटर हो जाता तो आंसर तो ये होता, लेकिन ये 10 किलोमीटर है, तो ये हाईएस्ट इसका लेंथ है वाटर कॉलम का, और एरिया क्रॉस सेक्शन चारों कंटेनर का सेम है, इसलिए वॉल्यूम इसका ज़्यादा होगा। और सिंस वॉल्यूम ज़्यादा है तो इस वाले वाटर कंटेनर में जो वाटर होगा उसका मास ज़्यादा होगा, और मास ज़्यादा होगा तो उस वाले वाटर कंटेनर का जो वाटर है उसका वेट ज़्यादा होगा, क्योंकि वेट इज इक्वल टू मास इंटू जी क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसीलिए अब सिंस वेट ज़्यादा होगा, और वेट भी तो एक तरह का क्या है? फोर्स ही ना है, क्योंकि वेट का भी ऐसा यूनिट क्या है? न्यूटन है, और फोर्स का भी ऐसा यूनिट न्यूटन है। और सिंस ये परपेंडिकुलरली लग रहा होगा तो ये थ्रस्ट भी वही है, फोर्स भी वही, तो सेम ही चीज़ है। तो फोर्स बाई एरिया, फोर्स ज़्यादा हो गया इस केस में, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा किसके? कंटेनर के बॉटम पे, इस केस में 29 का ऑप्शन। 30, विच अमंग द फॉलोइंग एनिमल्स जनरली एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन सैंड सो दैट इज मूव फास्ट इन द डेजर्ट। तो कैमल को तो शीप ऑफ द डेजर्ट भी कहते हैं, क्योंकि कैमल्स के जो उनके जो लेग्स होते हैं वो उनके इनमें एरिया ज़्यादा होता है। ठीक है, ताकि एरिया ज़्यादा, इसलिए एरिया ज़्यादा होता है तो जब ये सैंड पे अपना पैर रखते हैं तो ज़्यादा एरिया होने के चलते प्रेशर कम लगता है उस एरिया पे, बिकॉज प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो इसलिए कैमल आसानी से चल पाते हैं। लेकिन हम लोग के पैर उतने एरिया नहीं है, अपने बॉडी के अनुसार हम लोग के पैर उतने बड़े नहीं है। अगर ज़्यादा बड़े पैर हो तो हम लोग भी आसानी से, लेकिन हम लोग जब पैर रखते हैं सैंड में तो वो नीचे क्या होता है? डीप एक गड्ढा सा बन जाता है, तो हम लोग उससे इसीलिए सैंड पर चलते चलते हम लोग जल्दी थक जाते हैं। लेकिन कैमल ऐसा नहीं कर, कैमल का अलग केस है, वो थकता नहीं है जल्दी, इसका लेग्स का एरिया ज़्यादा है। और भी कारण है, कैमल कई दिनों तक बिना पानी के भी रह सकता है। ठीक है, वो स्टोर करता है फैट अपने उसमें, वो जो कुब अथी होता है, एक वो जो स्ट्रक्चर होता है उसके ऊपर, उसमें फैट स्टोर करके रख सकता है। तो और भी कई रीजन है, लेकिन यहाँ पर प्रेशर की बात हो रही है तो जनरली एग्जर्ट लेस प्रेशर, तो लेस प्रेशर का एग्जर्ट करेगा जब एरिया ज़्यादा होगा। तो कैमल का जो फुट होता है उसका एरिया ज़्यादा होता है। तो 30 का ऑप्शन डी। सो आगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और कंसेप्ट एप्लीकेशन भी बनाया जाएगा। कंसेप्ट एप्लीकेशन सबसे पहले बनाएंगे। सो थैंक यू सो मच।